नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे योगी और अमित शाह की। दोनों एक मंच पर थे और मौका था 60,000 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपना। एक ही मंच से दोनों ने बहुतों को एक बड़ा मैसेज दिया है। वो मैसेज क्या है, वो समझने के लिए सीधे जुड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के साथ, जो लखनऊ से जुड़ रहे हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक घटनाक्रम को, गतिविधियों को बहुत पारखी नज़र से ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो सीधे जुड़ लेते हैं भट्ट साहब के साथ। वीरेंद्र जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या मैसेज है साहब? अमित शाह के हाथों नियुक्ति पत्र सौंपवाना और अमित शाह की तरफ से जो उद्बोधन हुआ है, जरा उस पर भी प्रकाश डालिएगा। देखिए, अमित शाह ने तो को जो यहाँ आज आमंत्रित किया गया उसका भी एक विशेष अर्थ था। पिछले 10 सालों से ये योगी जी का 9वां साल है और समाजवादी पार्टी लगातार ये पिछले 8 सालों में उसने केवल 2 ही मुद्दे बनाए हैं। साहब, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है और बीजेपी सरकार पिछड़ों का हक मार रही है। ये और बिना किसी तर्क और बिना किसी तथ्य के आरोप लगाया कभी और आरक्षण की बात जो उन्होंने की है वो केवल अभी की है प्राइमरी स्कूल की टीचर के अपॉइंटमेंट में, जबकि ये बात जो है सरकार द्वारा बार बार ये विधानसभा में कही गई है कि 69,000 टीचर के अपॉइंटमेंट में जो एक्चुअल जो अपॉइंटमेंट हुआ है रिजर्व कैटेगरी में वो करीब 49,000 है। तो आप समझ लीजिए कि आरक्षण कितना आरक्षण 50% है और जो एक्चुअल में लागू हुआ है वो 80% हो रहा है। तो और तीसरा मुद्दा बनाया गया कि साहब बेरोजगारी है और ये हमेशा और भारत में आज भी ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, रोजगार कमाने होता है सरकारी नौकरी। जबकि 22 जुलाई 1991 को इकोनॉमी रिफॉर्म की शुरुआत हुई थी। आज 34 साल पूरे होने जा रहे हैं अगले महीने और भारत सरकार ने कहा था कि अब सरकार किसी हर आर्थिक गतिविधि से अपने को डिसएंगेज करेगी, अपने को बाहर निकालेगी और बड़े पैमाने पर, चाहे वो नरसिम्हा राव रहे हों, चाहे वो देवगौड़ा हों, चाहे गुजराल हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों या मनमोहन सिंह हो और प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, बड़े पैमाने पर जो घाटे वाले निगम थे उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ या बंद हुआ। क्योंकि लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सरकार के निगम हैं वो केवल वो एक कंपनी एक्ट के तहत एक रजिस्टर्ड कंपनी है। वो चाहे वो कंपनी टाटा की हो, सरकार की हो, वो एक ही नियम से के तहत रजिस्टर होती है, उस पर एक ही नियम लागू होते हैं। अंतर केवल इतना है कि उसमें ओनरशिप सरकार की है और टाटा वाली कंपनी की टाटा हाउस की ओनरशिप होती है। तो यदि वो कंपनियां घाटे में चलती हैं तो उस पे भी सरकार जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स से उस घाटे को पूरा करती है, वो भी पब्लिक मनी ही होता है। तो ये जो नैरेटिव बनाया गया कि साहब जो है कि बेरोजगारी है, तो सरकार को भी इसको एक लार्जर नैरेटिव के माध्यम से जनता के बीच में ये संदेश देना है कि हमने अब तक 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है और लगभग इतने लोगों को और देंगे आने वाले 3 सालों में। तो और ये जो आज का जो कार्यक्रम था, ये करना इसलिए भी जरूरी था कि 2023 में जब परीक्षा हुई थी तब इसका पेपर लीक हो गया था और ये सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी थी और इससे पूरे प्रदेश के नौजवानों में बड़े पैमाने पर इससे निराशा फैली थी और कम से कम 10 लाख लोग तो उसमें शामिल हुए ही थे उस प्रतियोगी परीक्षा में। और पेपर लीक होना कोई यूपी की खास बात नहीं है। ये जो कोचिंग माफिया है ये हर जगह सक्रिय रहता है। पेपर लीक की समस्या हरियाणा में भी हुई, पंजाब में भी हुई, मध्य प्रदेश में हुई, बंगाल में हुई, बिहार में हुई, महाराष्ट्र में हुई और कर्नाटक में हुई, कई राज्यों में हुई है। लेकिन धीमे धीमे सभी प्रदेश की सरकारों ने अब इस पे काबू पाया है
और पूरे सिस्टम को डिजिटाइज किया है। और अब जो है कि कोई किसी दूसरे कैंडिडेट के नाम पर जो है आगे परीक्षा में बैठ जाए, इम्पर्सोनेट करे, ये सारी जो फ्रॉड होते थे वो धीमे धीमे सबको जो है टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के जरिए एलिमिनेट किया गया है। तो आज सरकार ने अमित शाह जी की मौजूदगी में एक बहुत ही ये सशक्त संदेश दिया है कि सरकार सक्षम है, सरकार जनता के हितों को के प्रति संवेदनशील है, उसको मालूम है क्या होना है। और हम जो है अगर एक बार पेपर लीक हो गया है तो दूसरी बार हम उसको परीक्षा को सुचारू रूप से कराने की क्षमता रखते हैं। हमने करके दिखा दिया और देखो एक बार में 60,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया। तो ये तो एक इसका जो है जो यूपी की राजनीति के लिए एक संदेश था और समाजवादी पार्टी का जो झूठा प्रचार था उसका जवाब देने के लिए आयोजन ये आवश्यक था जो हो गया। दूसरा इसका पहलू था कि जून 2024 के चुनाव को लेकर के लगातार ये इंप्रेशन बना हुआ था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में कुछ जो है सत्ता का संघर्ष है, जिसके चलते लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में आम राय नहीं थी दिल्ली हाईकमांड में और यूपी लीडरशिप में, जिसके चलते बीजेपी को नुकसान हुआ, उसकी सीटें कम हुई। और लगातार ये कहानी बनाई जाती थी कि अमित शाह जो है मोदी के खिलाफ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ। आप गलती से ये कह गए कि अमित शाह और मोदी के बीच में, तो वो मैं करेक्ट कर रहा था कि योगी नहीं, योगी और अमित शाह के बीच में। हाँ, तो जी जी। ये जो सत्ता के गलियारों को जो है कुछ ना कुछ जो है रोज एक नई कहानी पैदा करनी है रस लेने के लिए और उनको मजा लेना है और टीवी में खबरें चलानी है, कुछ अंग्रेजी अखबारों में भी खबरें चलती हैं। तो सत्ता में संघर्ष अगर नहीं होगा तो मसाले वाली खबरें बनेंगी कैसे? तो उस मसालेदार खबरें न बने, ये सबको भी विराम दे दिया आज अमित शाह की मौजूदगी ने। अब यूपी में इस साल जो सबसे बड़ा चुनाव है वो है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव के बाद अब जो है अब 1 साल बचा है, 1.5 साल। 27 में जनवरी में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अखिलेश यादव के बड़े बड़े मंसूबे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो एक तरीके से अब यूपी में बीजेपी में एक साथ पंचायत चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी संगठन के स्तर पर शुरू हो गई है। ये आज और लोकसभा चुनाव के 1 वर्ष बाद, ठीक 1 वर्ष बाद आज अमित शाह लखनऊ आए हैं, तो इसका भी एक मतलब है। और आपको याद होगा 10 जून 2024 को प्राइम मिनिस्टर मोदी की शपथ हो गई थी, आज 15 जून है। तो पूरे 1 वर्ष बाद वो आए हैं ताकि अब जितने लोगों के मन में जो सवाल थे, आशंकाएं थी, आशंकाओं के लेकर उनके मन में जो अस्थिरता थी और जो भी विश्वास की कमी थी, वो सारी बातें अब समाप्त हो गई हैं। और अब पूरा बीजेपी का संगठन और सरकार, विधायिका, विधायक, सांसद अब सब जुटेंगे आने वाले पंचायत चुनाव में और उसके बाद विधानसभा चुनाव में। तो ये सारी जो भी गुबार और जो गर्द इकट्ठा हुई थी पिछले 1 साल में, वो सब खत्म हो जाएगी। वीरेन जी, अमित शाह ने संबोधित करते हुए वैसे तो बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन विरोधियों पर यह कहते हुए निशाना साधा है कि अब वीआईपी को और माफियाओं को यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, यानी गुंडों को, माफियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। इसके अलावा ये कौन नहीं जानता है कि जब अतीत में भर्तियां हुई हैं तो उसमें किस किस पर मेहरबानियां दिखाई जाती थी। अब तो अमित शाह ने कहा कि ना खर्ची, ना पर्ची, ना कोई किसी जाति विशेष की भर्तियां, कोई आरोप ही नहीं लगा सकता है। तब पिछली अखिलेश यादव की सरकार में 12 से 17 के बीच में जो इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो कार्यालय है, उसका नाम ही हो गया था यादव सेवा आयोग। और एक डिग्री कॉलेज के लेक्चरर की अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम जो घूस का लेवल था वो 80 लाख रुपए था। 80 लाख रुपए, आप सोच लीजिए। तो ये सब अब नहीं हो रहा है और लोगों की स्मृति बहुत छोटी होती है। पीपुल हैव ए वेरी शॉर्ट मेमोरी। अखिलेश यादव के समय में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में
कितनी बार आग लगी, नियुक्ति से के लिए विज्ञापन निकला, उसके बाद जो है उसके बाद परीक्षा हुई, उसके बाद आग लग गई। या तो आग लग गई या मामला हाईकोर्ट चला गया या मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और फिर सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। जरा मुझे बताइए पिछले 8 साल में योगी जी की सरकार में कब ऐसा मामला हुआ है कि जब किसी विभाग ने प्रतियोगी परीक्षा कराई हो, जहां आग लगी हो, जहां कभी मामला हाईकोर्ट गया हो, सुप्रीम कोर्ट गया हो या सीबीआई की इंक्वायरी हुई हो। एक भी घटना ऐसी नहीं हुई, लोगों को याद नहीं रहता। कितने आदमी हैं योगी जी की सरकार में जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान की के तरीके से जो है एक जिनकी प्रदेश में समानांतर सत्ता है। आज जो है जो सपा का एमएलए कानपुर का है, जो कानपुर का बेताज बादशाह था इरफान सोलंकी, वो जेल में है, उसकी विधानसभा की मेंबरशिप समाप्त हो चुकी है। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी, वो भी मऊ जिले का बेताज बादशाह था, गाजीपुर का बादशाह था, उसका भी कन्विक्शन हो गया, उसकी भी मेंबरशिप जा चुकी है। आजम खान की लोकसभा की मेंबरशिप गई। आजम खान के बेटे की जो है 2 बार विधानसभा की मेंबरशिप गई, वो बाहर आ गया है, वो जेल में है भी। आजम खान की पत्नी भी कन्विक्ट हुई, वो भी जेल गई थी, वो बेल पे रिहा हो चुकी हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार में मिनी चीफ मिनिस्टर का बड़ा चलन था। ये औरैया के मिनी चीफ मिनिस्टर हैं, ये इटावा के मिनी चीफ मिनिस्टर हैं, ये कानपुर के मिनी चीफ मिनिस्टर हैं, ये मैनपुरी के हैं, ये फिरोजाबाद के हैं। जरा मुझे कोई बताए आज कहाँ मिनी चीफ मिनिस्टर है? जो सिस्टमिक प्रॉब्लम है, जो लीगेसी इशू हैं, जो 50 साल 60 साल से चले आ रहे हैं, अब आप कहें कि साहब थाने में और तहसील में 100% करप्शन दूर हो जाएगा योगी जी के राज में, तो ये सिस्टमिक रिफॉर्म होने में समय लगता है। 100% जो गड़बड़ियां हैं वो तो शायद सतयुग में भी दूर नहीं हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि गड़बड़ियां हैं, सरकार का उसके प्रति दृष्टिकोण क्या है, सरकार का एटीट्यूड क्या है? क्या सरकार इन अपराधियों के जरिए पैसा कमाती है कोई? क्या सरकार में क्या सरकार का इन अपराधियों को संरक्षण दे करके अपनी सत्ता को मजबूत करना और अपनी झोली भरना है? ऐसा तो नहीं है जो होता था सपा बसपा की सरकारों में। तो इसलिए लोगों की स्मृति बहुत छोटी है। और जरा मुझे बताइए, सितंबर 2013 में जो दंगा हुआ यूपी में मुजफ्फरनगर में, शामली में, कैराना में, सहारनपुर में, बागपत में एक साथ कर्फ्यू लगा था। 5 शहरों में एक साथ सेना आई थी। योगी जी के 8 साल में कितनी बार हुआ है कि जहां कभी कर्फ्यू लगा हो, सेना छोड़िए कभी वहां पे कभी सीआरपीएफ को डिप्लॉय करना पड़ा हो। तो सरकार का कमिटमेंट जो होता है और जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ जितना संगठित अभियान चला है पिछले 8 साल में, सबसे मशहूर तो आपका मेरठ का सोतीगंज है। पूरे नेशनल कैपिटल रीजन में गाड़ियां चोरी होती थी, कटने के लिए मेरठ में आती थी और वहां गाड़ियां बिकती थी। क्या सोतीगंज का बाजार आज चल रहा है? क्या वहां पे आज आप जो है महंगी महंगी गाड़ियां दिल्ली में चोरी करिए और लाके वहां बेच दीजिए और वो कट के बिक जाएंगी? क्या ऐसा आज हो रहा है? ऐसा आज नहीं हो रहा है। 25 करोड़ की आबादी है, इतनी इसमें रीजनल डाइवर्सिटी है, सारी चीजें हो रही हैं। और ये कहा जाता है ना कि आप अगर आपको शेव डेली करना पड़ता है, ये थोड़ी है कि आपने एक शेव कर लिया और 1 महीने के लिए आराम हो गया। तो सरकार ये दिखाती है कि हमारा कमिटमेंट क्या है। तो और जिस तरीके से जो अवैध दरगाह है, मजार है, मदरसे के नाम पर जो हजारों एकड़ जमीन कब्जा की गई थी, जो खाली कराई जा रही है, ये भारत नेपाल सीमा के क्षेत्र हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, बहराइच है, भिंगा है, श्रावस्ती है, बस्ती है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, ये बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा था, बहुत बड़ा रिस्क था। बाकायदे सरकार की जमीन पे कब्जा कर लिया, उसके ऊपर आपने मजार बना लिया, कोई पूछने वाला नहीं है। 30 साल से 40 साल से बिजली कनेक्शन चल रहा है और उसमें मीटर तक नहीं है। जो अराजकता फैली हुई थी इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर और जो नंगा नाच हुआ है मुस्लिम अपीसमेंट का, सपा बसपा उसके पहले कांग्रेस की सरकारों में, तो उस सारे जो उससे कूड़ा करकट जनरेट हुआ है उसको साफ करना क्या आसान काम है? कब चला है किसी देश के किसी भी राज्य में इतना संगठित अभियान ऑर्गेनाइज अपराधियों के खिलाफ?
तो वेस्टर्न यूपी के लोगों से इस बात को सबसे बढ़िया कौन समझता है? गाजियाबाद में क्या हाल था, मेरठ में क्या हाल था, मुजफ्फरनगर में क्या हाल था, सहारनपुर में, मुरादाबाद में, अमरोहा में, संभल में, बरेली में क्या हाल था? क्या आज वैसी गुंडागर्दी हो रही है? अब आप ये कहिए कि 100% मामले नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अब ये हिम्मत किसी की नहीं है। अब डर है कि अगर अब गड़बड़ किया तो सरकार जो है देख रही है, बाबा का बुलडोजर आएगा, कार्रवाई होगी। अब आप ये नहीं है कि आप जो है गुंडागर्दी करें और उसके बाद सड़कों पे जो है बंदूक लहराएं और आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो। तो ये सब चीजें जो है 8 सालों में बहुत कुछ बदला है और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है और बदलेगा। और 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 योगी जी को मेरा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। योगी जी को सर्टिफिकेट जनता ने 2 बार दिया है। 2017 में दिया है, 2019 में दिया है, 2022 में दिया है, 2024 में दिया है। तभी सरकार बनी है यूपी में और तभी सरकार बनी है केंद्र में तीसरी बार। ठीक है, सीटें कम हो गई, लेकिन अगर सीटें कम हो गई तो इसका मतलब यूपी में लोगों को अपने मन से, अपने फ्री और फेयर तरीके से वोट देने का अधिकार है। ये आरोप आपका जो है खोखला साबित हो जाता है कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी हुई। अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो बीजेपी की सीटें कैसे रह गई 33 पे और कैसे समाजवादी पार्टी सीटें पा गई 37 और कांग्रेस की 6 आ गई। तो ये लोग जो आरोप लगाते हैं उनको ये भी बताना चाहिए कि तो इसलिए चुनौतियां, शिकायतें, क्लेम, काउंटर क्लेम सदैव रहेंगे। और अनेकों विरोधाभास हमेशा रहेंगे। सरकार को इन्हीं विरोधाभासों के बीच में समन्वय बनाना होता है। किसी भी सत्ता भी शासन की यही चुनौती होती है और यही काम इस सरकार कर रही है। एक विषय पे चर्चा चल रही थी लोकसभा में और अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के एक सांसद के द्वारा योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए क्या कहा था, जरा मैं सुनवा देता हूं। वो भी रिपीट होने वाले। अमित शाह ने कहा था पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि योगी भी रिपीट होने वाले हैं 2027 में। ये इसलिए भी जरूरी है अमित शाह की तरफ से कि काफी रायता फैलाया गया है इकोसिस्टम के द्वारा और लुटियन मीडिया के द्वारा और विपक्षी दलों, खास तौर से अखिलेश यादव के द्वारा और उनको जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके द्वारा भी, कि अमित शाह में और योगी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। संभवतः एक मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि ये बात तो आरएसएस से लेकर के बीजेपी नेतृत्व तक अब सब मान चुके हैं कि कुछ तो कमजोरियां थी, कुछ तो अफवाहें थी जिनके चलते एक विभ्रम की स्थिति पैदा हुई मतदाताओं में। और उत्तर प्रदेश की वजह से ही 2014 और 19 में जिन मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला था वो 2024 में अटक गए। इसलिए इस बार योगी जी के प्रति एक भाव दिखाया जा रहा है और इसलिए अमित शाह बाकायदा लखनऊ पहुंचे, उनकी प्रशस्ति भी की और मैसेज भी दिया। देखिए, टारगेट योगी जी नहीं है, टारगेट मोदी है। अगर आपको दिल्ली की सत्ता को कमजोर करना है तो आपको यूपी को डिस्टेबलाइज करना होगा, आपको यूपी को कमजोर करना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप यूपी में इंडिया अलायंस को ये जो झूठा प्रचार किया गया कि साहब संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, राहुल गांधी जो है बाइबल नुमा एक पुस्तक संविधान की लेके हमेशा घुमाते थे, आज भी घुमा रहे हैं, ये इसलिए किया गया। और मेरा मानना है और तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना है कि बीजेपी का जो नारा था आपकी बार 400 पार, तो जनता को ये नहीं बता पाए कि 400 पार किस लिए। जब आपके पास 2014 में 282 था, 2019 में आपके पास 309 310 सीटें थी, तब भी आपने आराम से काम किया। अब ऐसा कौन सा बड़ा काम आप करने जा रहे हैं जो आपको 400 पार चाहिए? तो यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो इसका मतलब ये इतनी ब्रूट मेजोरिटी के साथ
संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो जनता के मन में जो एक संदेह पैदा किया गया, और उसके बाद ये प्रचार किया गया कि संविधान खत्म और आरक्षण खत्म। और अटल जी के समय से बीजेपी के खिलाफ ये प्रचार चलता रहा है कि ये पार्टी तो कभी पिछड़ों का, दलितों का हित कर ही नहीं सकती। और नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में करके दिखा दिया कि जो काम वो कर सकते हैं वो आज तक कोई कर नहीं पाया समाज के सभी वर्गों के लिए। तो दिल्ली की सत्ता को नरेंद्र मोदी को अगर कमजोर करना है तो यूपी में योगी को, बीजेपी को कमजोर करना होगा। केवल ये स्ट्रैटेजी है। और विपक्ष की इसी स्ट्रैटेजी की को जो है जड़ से समाप्त करने के लिए अब बीजेपी लगातार पिछले 1 साल से काम कर रही है। जैसे आपने देखा कि यूपी विधानसभा के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, 8 बीजेपी ने जीते। लास्ट ईयर अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी और बेस्ट एवर परफॉर्मेंस थी। 70 में 48 सीटें आई। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, बीजेपी की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस थी और बीजेपी को बहुमत से केवल 12 या 14 सीटें कम मिली। तो और उसके बाद दिल्ली में जो है बीजेपी की अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। तो ये जो 4 चीजें बीजेपी ने की हैं, इसके लिए बड़ा परिश्रम किया गया। ऐसा आसानी से थोड़ी हो गया है काम ये। और आज अमित शाह ने ये जो अभियान है, ये आपको बीजेपी को, आपको यूपी में जारी रखना है। संगठन के स्तर पर जो परिश्रम किया गया है पिछले 1 साल में, उसमें कोई कमी नहीं आने देनी है। आज अमित शाह ने केशव मौर्य को कहा मेरे मित्र, और बस इकोसिस्टम को ये मेरे मित्र मिल गया है अब फिर से अटकलबाजी और कयासबाजी लगाने के लिए। देखिए, वो तो होता रहेगा, वो आप कुछ कर लीजिए। राजनीति इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है, न केवल बीजेपी और अपोजिशन पार्टी में, विद इन बीजेपी में भी तो कंपटीशन है। बहुत लोग ऊपर आना चाहते हैं। तो अब लोग अपने अपने तरीके से इसके कयास निकालते रहे। और ये आप कभी राजनीति में जो अटकलबाजियां हैं, अफवाहें हैं, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में कभी आप अटकलबाजियों को, अफवाहों को खत्म नहीं कर सकते। लोगों को कुछ ना कुछ चकल्लस करने के लिए चाहिए। वो चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो ब्लॉक का चुनाव हो, चाहे वो कोऑपरेटिव का चुनाव हो, चाहे वो गन्ना सहकारी समिति का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। लोगों एक वर्ग हमेशा असंतुष्ट रहेगा। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी व्यक्ति निर्वाचित होता है, उसको 100 में 100 वोट थोड़ी मिलते हैं। जो ऐसे बहुत गिनती के लोग होंगे जिनको विधानसभा या लोकसभा में एक सीट में जो जीत के आते हैं, उनको टोटल वोट का 50% मिला हो। ऐसे आपको लोग यूपी में गिनती के मिलेंगे। 33% मैक्सिमम वोट मिलता है एक आदमी को, उससे ज्यादा नहीं मिलता। टोटल 403 की विधानसभा में शायद 10 या 15 लोग होंगे जिनको अपने विधानसभा क्षेत्र में टोटल वोट का 50% वोट मिला है। तो यानी आधे से ज्यादा जो वोटर है वो सदैव असंतुष्ट रहता है ना। उसने वोट दिया दूसरे को, सरकार किसी और की बन गई, तो वो चुप थोड़ी बैठ जाएगा। वो अगर वो सपा का वोटर रहा है और सरकार बीजेपी की बन गई, तो वो बीजेपी के गुण थोड़ी गाएगा। वो सदैव बीजेपी से नाराज रहेगा, सदैव बीजेपी के खिलाफ ही बोलेगा। अगर सरकार बन जाएगी सपा की, तो बीजेपी वाला वोटर उसको हमेशा उसके विरुद्ध बोलेगा। तो ये और ऐसे ही बनता है नैरेटिव, ऐसे ही चलती है राजनीति, ऐसी चलती रहेगी। और जैसा मैंने कहा, इसी से के बीच में सरकार को रास्ता निकालना होता है। इतने अंतर विरोधों के बीच में समन्वय का रास्ता आपको निकालना होता है। और राष्ट्रीय पार्टी के सामने ये चुनौती और बड़ी हो जाती है कि उसको सबको साथ लेके चलना होता है। अगर समाजवादी पार्टी, तो उसको चिंता केवल यादव की होती है, मुसलमान की होती है। लेकिन योगी जी की चिंता केवल एक जाति या एक मजहब नहीं है, सब हैं, सबको लेके चलना है। वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे कोई हो। और ये उन्होंने करके दिखाया है पिछले 8 साल में। इसके तो प्रमाण मौजूद है ना। कौन कह सकता है कि किसी सरकारी योजना के लाभ में उसके संग जाति मजहब के आधार पर भेदभाव किया गया? कोई कह सकता है क्या? ये तो ये संघर्ष तो आपको सदैव
चलता ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो खाई जा रही है अखिलेश यादव को भी कि यार जो व्यक्ति यूपी में 8 साल मुख्यमंत्री पद के पूरे कर चुका हो और जो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के बनने के लिए तैयार हो, तो जो आदमी 15 साल यूपी का मुख्यमंत्री रह लेगा वो ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय राजनीति के सबसे प्रमुख पद का सबसे प्रबल दावेदार वो स्वयं बन जाएगा। जनता उसको बना देगी, इसके लिए कोई जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है। और खाली योगी आदित्यनाथ की ये विशेषता नहीं होगी कि वो 15 साल या 10 साल मुख्यमंत्री रहे। उनके नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, और केवल विकास ये नहीं कि सड़कें बनी हैं, हाईवे एक्सप्रेसवे बने हैं, जितना पूंजी निवेश आया है, इधर जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा तैयार हो रहा है और कई हवाई अड्डे नए मिले हैं उत्तर प्रदेश को। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है, काशी जो है वो चमकी है, इसके अलावा मथुरा में कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है। इतना बड़ा काम हुआ। कानून व्यवस्था के नाम पर जो गुंडे माफिया बदमाश यहाँ नंगा नाच करते थे वो आप देखिए कि पूरी तरह नियंत्रित हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की एकदम फिजा बदल गई है। उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस तरह की बातें की जाती थी पूरे देश में, बीमारू राज्य कहा जाता था बिहार को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तो कायाकल्प हो चुकी है लगभग। बिहार का थोड़ा सा अभी बचा है, लेकिन बिहार भी सही ट्रैक पर है। देखिए, हमने आप जो बात कर रहे हैं ये भौतिक आप चीजों की बात कर रहे हैं। भारत में और विशेष करके उत्तर भारत में पाकिस्तान बनने के पहले, पाकिस्तान बनने के बाद, आजादी के बाद मुसलमानों को मुख्य धारा से अलग रखने का काम हिंदुओं ने किया है, कांग्रेस ने किया है कि भैया तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, तुम कहाँ रहोगे, तुम विलीन हो जाओगे, तुम अपने लिए ये मांग करो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। और मुसलमानों को सदैव ये कहा गया है कि आप अलग हैं, अलग रहेंगे और हम आपको माइनॉरिटी बनाएंगे, हम आपको आरक्षण देंगे, हम आपके लिए उर्दू अकेडमी बनाएंगे, हम आपके लिए वक्फ बोर्ड बनाएंगे, हम आपके लिए माइनॉरिटी कमीशन बनाएंगे, हम सब कुछ बनाएंगे, आपके लिए हज हाउस बनाएंगे, आपके लिए हज के लिए सब्सिडी देंगे। तो ये जो समाज में जो एक विशेष किस्म की जो एक लकीर खींची गई है, जो और जिसकी बुनियाद किसी और ने नहीं, स्वयं महात्मा गांधी ने डाली थी 1920 के खिलाफत आंदोलन के जरिए। तो बीजेपी ने ये जो खाई खींच दी गई है समाज में, पूरे देश में, और इसको 100 साल हो गए हैं, इसको जो तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तरों पे, वो ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी। और ये उन्होंने लगातार संदेश दिया है। और मोदी जी ने 22 जनवरी 2023 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ये साफ साफ कहा था, विकास और विरासत दोनों साथ चलेंगे। यानी पुल सड़क का निर्माण भी होगा, वायु और हवाई अड्डों का भी निर्माण होगा, बिजली घरों का भी निर्माण होगा, ट्रांसमिशन लाइन का भी निर्माण होगा, सबको बिजली भी मिलेगी, सबको आवास भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। लेकिन जो हमारी रियासत है, जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, उनके रेस्टोरेशन का काम भी होगा। अयोध्या में हुआ है, अब तो और काशी और मथुरा और संभल का मामला कोर्ट में है। जो भी होगा हमारी मामला विरासत का, वो भी संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा, वो सरकार के डंडे के बल पे नहीं होगा। अब तो एएसआई की रिपोर्ट आ गई है मथुरा के ईदगाह के बारे में कि यहाँ पहले मंदिर था, इसको तोड़ करके ईदगाह बनाया गया है, अब ये कोर्ट को तय करना है। तो जो जो योगी जी ने किया कि भाई जो भौतिक विकास तो हो ही होगा। अब जैसे सबसे बड़ा जो समाज में जो एक झगड़े का बुनियाद बोया गया था, जिसको बोलते हैं फॉल्ट लाइन, संभल में, मुरादाबाद में, अयोध्या में नेजा का मेला, यानी नेजा माने भाला, तो इस्लाम का भाला आपने हिंदुओं के सीने में गाड़ रखा था। ये नेजा मेला काफिरों पे इस्लाम की विजय का प्रतीक था। अब नेजा मेला बंद हुआ ना,
संभल में, मुरादाबाद में, अमरोहा में, बहराइच में, बाराबंकी में, अयोध्या में। तो ये सांस्कृतिक परिवर्तन है, ये मजहबी परिवर्तन है, जो समाज में स्थायित्व लाने के लिए जो लोग समाज में बहुत ज्यादा जो समन्वय और सौहार्द की बात करते हैं, वो लोग इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? ये नेजा मेला क्या होता है? गाजी का मतलब क्या होता है? जो काफिरों के खिलाफ गजवा करे वो गाजी, यानी जो काफिरों का कत्ल करे वो गाजी। उस गाजी के नाम पर जो है बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की जो है मजार बनी हुई है। और जिस आदमी को और जिस अफगान लुटेरे को आज से 1000 साल पहले राजा सोहेल देव ने हराया था, एक एक आदमी उनका मार दिया था, उनकी सेना का एक आदमी अफगान लौट नहीं पाया था। अगले 400 साल अफगानों ने फिर भारत की ओर मुंह करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। आज योगी जी ने कहा कि हम जो है इन्वेडर्स को नहीं, अपने जो हमारे शूरवीर हैं, जो हमारे आइकॉन हैं, जो हमारे योद्धा हैं, हम महाराजा सोहेल देव को नमन करते हैं। उनकी कितनी भव्य मूर्ति का उद्घाटन हुआ है बहराइच में, देखा होगा आपने। तो ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन आ रहा है यूपी में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। जो फर्जी जो हिंदू मुसलमानों के बीच में जो ये झगड़े की खाई खींची गई थी, ये सेकुलरिज्म के नाम पर, कौमी एकता के नाम पर, बस उसका क्या था कि जो 80% है उसको बांटे रखो और 20% को एक रखो, ताकि समाजवादी पार्टी को 12% यादव वोट मिल जाए और 20% मुसलमान का मिल जाए, बस उनका विनिंग कॉम्बिनेशन हो गया। यही कांग्रेस को चाहिए। बीजेपी कहती है हमको सबका चाहिए। तो ये जो हिस्टोरिकल बैगेज है, जो हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइंस हैं, जो इतिहास की विरासत है, इसको आपको एड्रेस करना होगा। नेहरू ने कम्युनिस्ट इतिहासकारों को काम पे लगा करके भारत में पूरे इतिहास को मिटा दिया और केवल ये बताया गया कि पिछले 1000 साल में हिंदू राजा केवल हारे हैं। महाराणा प्रताप कभी कोई युद्ध नहीं जीते, राणा सांगा कभी कोई युद्ध नहीं जीते, पृथ्वीराज चौहान हमेशा हारते ही रहे, सोहेल देव का नाम ही गायब कर दिया गया, लचित बोरफुकन का जो आसाम का योद्धा था जिसने कभी मुगलों को आसाम में घुसने नहीं दिया, उसका नाम इतिहास से गायब कर दिया गया। ऐसे शूरवीरों की लंबी कहानी लिस्ट है। तो अब धीमे धीमे वो जो है अब उसको जनता की स्मृति में वापस लाने का जो काम है, ये बहुत जरूर कार्य है। इसमें 2 पीढ़ियां भी और लगेंगी, तब होगा ये। तो ये काम जो योगी जी कर रहे हैं, सड़कें तो जब आबादी बढ़ रही है तो सड़कें बनेंगी, आवास बनेंगे, बिजली का पावर का जनरेशन होगा, लोगों के रोजगार की व्यवस्था होगी, पीने के पानी की व्यवस्था होगी, सैनिटेशन की व्यवस्था होगी, ड्रेनेज का काम होगा, पोल्यूशन कंट्रोल का काम होगा, यमुना की सफाई होगी, गंगा की सफाई होगी, गोमती की सफाई होगी। लेकिन इसको ओवरऑल जो कंट्रोल करने वाला जो सॉफ्टवेयर है, यानी जो नैरेटिव है, जो हमारे मन को नियंत्रित करता है, वो क्या है, उसको योगी जी, मोदी जी या बीजेपी एड्रेस कर रही है पिछले 11 साल से। वही काम योगी जी यूपी में कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा भी है कि संभल में हमारे 68 तीर्थ हैं, 54 हमको मिल गए हैं, 19 कूप है वो सारे मिल गए हैं, हमें किसी का कुछ नहीं लेना है, हमें अपना वापस चाहिए। इसमें कौन सी बात आपत्तिजनक है? क्या आपत्ति, इसमें कोई क्या आपत्ति कर सकता है? जो हमारी प्राचीन विरासत है वो हमको वापस चाहिए, दैट्स ऑल। और भारत अगर आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और अगर कल वो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, तो भारत की पहचान जो है वो बाइबल कुरान से नहीं तय होगी। भारत की पहचान प्राचीन वैदिक सनातन संस्कृति से ही तय होगी। उसमें वेद आएंगे, उपनिषद आएंगे, पुराण आएंगे, महाभारत आएगी, रामायण आएगा। और ये रामायण केवल पूजा पाठ की वस्तु नहीं है, ये भारत का इतिहास है, ये भारत की प्राचीन इतिहास है। और इतिहास का माने हिस्ट्री नहीं होता है, इतिहास का अर्थ बहुत लंबा होता है, कभी प्रोग्राम में आपको बताएंगे। इतिहास माने हिस्ट्री नहीं होता है। तो ये सब चीजें हैं और ये सारी बातें लोगों को समझाना और लोगों को एक किसी बिंदु पे सहमत करा पाना, ये बहुत जरूर कार्य है। ये कुछ चुनाव में नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप जुड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।